आप सभी का एक बार फिर से नए क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। इससे पहले हमने मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी को देख लिया है। जो मूल आवर्त सारणी थी वह परमाणु भार के अनुसार बनाई गई थी, लेकिन मोजले आए तो उन्होंने जो आवर्त सारणी है उसको बनाया परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो उस जो मोजले ने बनाया आवर्त सारणी, उसी आवर्त सारणी को बोलते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने है, कुछ तत्वों का नाम हम लिखना छोड़ दिए हैं, आप इसको बुक से मैनेज करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा अपने से। यहाँ पे बस समझाने का मेन हमारा टारगेट है कि कैसे है ये जो हमारी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी है उसको देखेंगे। देखिए इसमें यह है आपका जो दिखाई दे रहा है, इसको समूह बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं। जो ये नीचे दिखाई दे रहा है यह आवर्त है। तो जो मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त हैं, यानी 7 क्षैतिज लाइनें हैं, इसको हम आवर्त बोलते हैं। वैसे 7 जो क्षैतिज लाइनें हैं इसमें अगर देखा जाए तो 10 क्षैतिज लाइनें हैं, क्योंकि चौथे, पाँचवें और छठवें में जो है 2-2 लाइनें हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें में 1-1 क्षैतिज लाइन है, और जबकि चौथे, पाँचवें और छठवें में 2-2 क्षैतिज लाइनें हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पोटेशियम का ये रो है, मतलब आवर्त है, इसके नीचे एक और है। मैंने एक सीधे में लिख दिया है पर ये नीचे है, ये वाला ऊपर है, यह नीचे है। तो एक आपकी क्षैतिज लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। उसी तरह पाँचवें में एक लाइन ये और एक लाइन ये हो गया। उसी तरह छठवें में एक लाइन ये और एक लाइन ये, मतलब इसमें 2 लाइन है। अब बाकी सब में पहले, दूसरे, तीसरे और सातवें में सिंगल लाइन है। तो यानी कुल मिला के कितने आवर्त हो गए हैं? तो 7 ही, पर इसमें लाइनें कितनी हैं? 10 हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जो पहला, दूसरा, तीसरा है, इसको हम लघु आवर्त बोलते हैं। जो चौथा, पाँचवा, छठवां आवर्त है उसको हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं। इनमें जो तत्व होते हैं, पहले में 2 होता है, दूसरे, तीसरे में 8-8 होते हैं, चौथे, पाँचवें में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें में क्रमशः 2, 8, 8, फिर 18, 18 और 32 तत्व होते हैं। 2, 8, 8, फिर 18, 18, फिर इसके बाद 32 तत्व होते हैं। जो 7वां होता है यह अपूर्ण होता है, यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसका कुछ तत्व हैं जो इसके नीचे रखा गया है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा आवर्त के रूप में हो गया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है? ये जो समूह है, इस आवर्त सारणी में कुल मिला के 9 समूह हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 और 0 को मिला करके पूरे 9 वर्ग होते हैं। जो खड़े खड़े कॉलम दिखाई दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी 7 तक जो हैं उनको 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी में। ठीक है, इसके बाद 0 आता है। 0 भी क्या है? सिंगल है, उसमें 2 कॉलम नहीं हैं। अब इसके बाद है प्रत्येक आवर्त में, ठीक है, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तित होते हैं। यानी कि जो भी तत्व हैं, अगर बाएं से आप यहाँ से उधर की तरफ जा रहे हैं तो जो उनका गुण होगा, भौतिक और रासायनिक गुण अलग होगा। जैसे लिथियम का कुछ और गुण है तो बेरिलियम का कुछ और हो जाएगा, बोरान का कुछ और हो जाएगा, कार्बन का कुछ और हो जाएगा। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी तरह जो प्रत्येक समूह है, प्रत्येक समूह के प्रत्येक तत्वों का गुण लगभग समान होता है। यानी कि एक ही वर्ग में अगर सभी जो तत्व हैं उनके गुणों में क्या होती है? समानता पाई जाती है। और एक चीज़ आपको जानना है कि इसमें ए वाला अगर समूह है यानी उपवर्ग है तो उसके गुणों में ज़्यादा समानता पाई जाएगी, बी वाला जो है उसके गुणों में ज़्यादा समानता पाई जाएगी। यानी वर्ग में जो उपवर्ग हैं, यानी ए उपवर्ग होगा, उसके उस समूह के जो भी तत्व होंगे उनका गुण एक समान होगा, बी वाले का एक समान होगा। एक दूसरे से ये मैचिंग नहीं करेंगे, ए और बी का एक दूसरे से मैचिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वर्ग देख रहे हैं, यह तत्वों की संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। यानी कोई भी तत्व यदि मान लेते हैं कि दूसरे वर्ग में, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 है।
मैग्नीशियम की भी संयोजकता 2 है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है, यानी किसी वर्ग में जो तत्व हैं वह उनकी वर्ग संख्या उनकी संयोजकता को भी प्रदर्शित करती है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 तक के लिए जो वर्ग संख्या होती है वही उनकी संयोजकता होती है। बाकी के लिए वर्ग संयोजकता निकालने के लिए 8 में से उसको घटा देंगे तो उसकी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो इसकी 5 वर्ग संयोजकता नहीं होगा। अब इसको 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब इसका संयोजकता क्या होगा, 3 होगा, इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, यही है। इसके बाद आता है आपका प्रतिरूपी तत्व। जो तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं उसे प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। ये जो तृतीय आवर्त है, ये देखिए आवर्त है, इसको हम प्रतिरूपी तत्व कहते हैं। इसको आपको 60 नोट में आपको याद होना चाहिए कि जो वर्ग आवर्त हैं उनमें कौन कौन से तत्व किस किस नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आता है विकर्ण संबंध। इसका 60 नोट में पूछा जाता है। विकर्ण संबंध क्या होता है कि द्वितीय आवर्त के तत्व और तृतीय आवर्त के तत्वों के गुणों में कुछ समानता पाई जाती है। मतलब इसके और इसके, मतलब दूसरे और तीसरे तत्वों के गुणों में जो होता है समानता पाई जाती है। कैसी समानता पाई जाती है, विकर्णी समानता। विकर्णी का मतलब अगर ये मान लेते हैं इस तरह से आपका आयत हो गया, तो अगर हमें विकर्ण खींचना पड़ेगा तो यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो इस लाइन को हम बोलते हैं विकर्ण। तो अब विकर्णी संबंध होता है, यानी जो दूसरा और तीसरा आवर्त का जो तत्व होते हैं उनमें विकर्णी समानता पाई जाती है। यानी यदि विकर्ण पे जाएंगे तो इनके गुणों में क्या होगा, समानता पाई जाएगी। जैसे लिथियम का विकर्ण क्या होगा, मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम में कुछ गुणों में समानता पाई जाती है। उसी तरह बेरिलियम का एल्युमिनियम से, उसी तरह बोरान का सिलिकॉन से। ठीक है, इतना होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इधर आगे नहीं बढ़ेंगे, ये 4 वर्ग तक ही रहेगा। यानी कि वर्ग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के आवर्त दूसरे तीसरे तत्वों के गुणों में विकर्णी संबंध पाया जाता है, यानी विकर्ण के रूप में उनके गुणों में समानता पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण संबंध। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, कार्बन का सिलिकॉन से, उसके उधर विकर्ण संबंध नहीं पाया जाता है। इसके बाद है अगला आपका सेतु तत्व। जैसे पूछा जाता है कि सेतु तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका तृतीय आवर्त, जो तृतीय आपका आवर्त है, मतलब ये है इसका फर्स्ट से लेके 7 तक जितने भी तत्व आएंगे वह उन सभी तत्वों को हम सेतु तत्व कहते हैं। ब्रिज तत्व एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेतु का मतलब ब्रिज, आप नाम सुने होंगे अंग्रेजी में। तो यानी कि पहले से लेकर 7वें समूह के जो आवर्त तीसरे के तत्व हैं वह सबको हम बोलते हैं सेतु तत्व। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तक। उसके उधर नहीं, 8वें और 0 का नहीं बोलेंगे। केवल वर्ग 1 से लेकर 7 तक के जो तत्व तीसरे आवर्त में आएंगे वह सब क्या कहलाएंगे, सेतु तत्व कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नॉर्मल तत्व। नॉर्मल तत्व क्या होता है, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के समान होता है। जिन तत्वों का गुण सेतु तत्वों के गुणों के समान, अधिक समान होते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल तत्व। जैसे उपवर्ग ए के सभी तत्व, उपवर्ग ए मतलब ये तत्व है, ये हो गए पूरे, ये पूरा हो गया। ए में जो आएंगे, बी वाला नहीं लेंगे, ए वाला, सारे जो ए के आएंगे वह सब क्या कहलाएंगे, सेतु तत्व, सॉरी नॉर्मल तत्व कहलाएंगे। इसके बाद देखिए जैसे ये भी क्या कहलाएगा, नॉर्मल तत्व। पर ये देखिए बी में आ रहा है तो बी वाले को आप नहीं लेंगे, केवल ए वाले का लेंगे। फिर इसके बाद होता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व में क्या होता है कि जो 8वां समूह है और जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का बी उपवर्ग, उसमें जो तत्व आएंगे उसको हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। जैसे 8वां आपका समूह जो है, इसमें जो भी तत्व आ जाएंगे किसी भी आवर्त में हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सब क्या होंगे, संक्रमण तत्व होंगे। और क्या होंगे, जो बी उपवर्ग के होंगे, बी मतलब इसके सीध में जो आएंगे वह हो जाएंगे, इसके सीध में आए, जैसे क्रोमियम हो गया, वेनेडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, स्कैंडियम हो गया। पर कैल्शियम नहीं होगा, कैल्शियम क्योंकि ए वाले में आएगा। तो संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, जो उपवर्ग 8 मतलब 8वें, सॉरी उपवर्ग कह रहा हूँ, वर्ग 8वें और उपवर्ग बी में तत्व पाए जाते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, फिर है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व को हमने नीचे नहीं लिखा हुआ है, उसको आप बुक से देख लीजिएगा। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होते हैं
उनको हम बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये हमारा था मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण। इसमें आपने जान लिया वर्ग क्या होते हैं, कितने उपवर्ग होते हैं और आवर्त कितने हैं। आवर्तों में कुछ ऐसे आवर्त हैं जिनको 2 क्षैतिज पंक्तियाँ उसमें बनाई गई है, जैसे कि चौथा, पाँचवा, छठवां, इसके बारे में जाने। और इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, जैसे सेतु तत्व क्या होता है, नॉर्मल तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व क्या होता है, प्रतिरूपी तत्व क्या होते हैं। इसके बारे में आपने इस टॉपिक से समझ ली है कि क्या क्या इसके अंतर्गत आया। अब बात कर लेते हैं कि इसका दोष क्या है। जो ये मोज़ले का नियम बना था, मोज़ले ने बनाया था आवर्त सारणी, उसका दोष क्या है। तो ये है कि इसका हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में है। असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही साथ रखा गया है, जैसे कि फर्स्ट में है यहाँ पे कॉपर है, पोटेशियम है, दोनों को एक ही में रखा गया है। ये भी इनका अलग अलग न रखना। 8वें वर्ग में तत्वों को 3-3 समूहों में रखना। जो 8वां तत्व समूह है उसको 3 तत्व को रखना, ये भी एक तरह का दोष है। फिर एक किसी समूह में ए उपवर्ग के तत्वों के गुण एक दूसरे से अधिक समानता रखते हैं, तथा इसी प्रकार भी मतलब कि जो ए तत्व हैं, जो बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, कि जो ए तत्व हैं उनके गुण एक समान होगा, बी वाले का एक समान होगा। जबकि वर्ग में रखने का मतलब कि सबका गुण एक समान होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, इनका दोष है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण, मतलब क्या होता है संशोधित आवर्त सारणी और उसका क्या दोष है। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, दीर्घा आवर्त जो आज हम आवर्त सारणी का यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता और सारी चीज़ें के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी। तो आज के लिए इसी क्लास पे हम समाप्त कर रहे हैं। आगे जब मिलेंगे तो दीर्घाकार आवर्त सारणी, क्योंकि इतना ही समय उसमें भी लगेगा, इसलिए उसको इसमें नहीं ले रहे हैं ताकि बड़ा क्लास ना हो। तो इसको हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को समाप्त कर रहे हैं। लास्ट तक हमारे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।